वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिता वर्मा। नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आई होप कि आपने पिछला लेक्चर लगाया है। तो इस आशा को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट क्लास में हमने देख लिया था अस्थमा, जो डिसऑर्डर्स हो रहे थे रेस्पिरेटरी से रिलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेशन। उसमें हमने क्या देखा था डिसऑर्डर्स में? पहला तो हमने अस्थमा देखा था, दूसरा हमने एम्फीज़मा देखा था, एंड थर्ड हमने क्या देखा था? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था? जो अस्थमा था, अस्थमा के जो पेशेंट है उनके अंदर ऐसा कैसा मैकेनिज्म हो रहा था जिसके कारण उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आता है। तो ये हम देख चुके थे। ठीक है, आई होप आपने ये चीज देखी होगा। फिर भी नहीं देखी तो पिछले लेक्चर में लगाकर जरूर देखिए। उसके बाद हमने देखा था एम्फीज़मा। ये कौन सी डिसीज होती है, इसमें क्या होता है, एम्फीज़मा में किसको होती है? तो हमने देखा था ये कि जो स्मोकिंग करते हैं जो पर्सन, उनके अंदर ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी? एम्फीज़मा। वो क्या करते हैं? हमको डाइल्यूट कर देते हैं। ये सब हम देख चुके हैं। थर्ड हमने कौन सी देखी? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें हमने क्या देखा था? ऑक्यूपेशनल में हमने ये देखा था ऐसे लोग जो काफी सालों से काम करते हैं ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें उनको मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं इंटर करते जाते हैं और कलेक्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? जो हमारा ट्रैक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें कुछ इन्फ्लामेंट्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रो कर जाते हैं, जिसके कारण क्या गांठ बन जाती है, सिस्ट बन जाती है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो आई होप कि आपने पिछला लेक्चर लगाया है और उसको क्लियर कर लिया है। इस आशा को करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं अपने आगे के डिसऑर्डर जिसकी हमने बात की थी, जो हम अगले लेक्चर में करने वाले थे। ठीक है, तो देखिए आइए आज हम देखेंगे एल्टीट्यूड सिकनेस। ये क्या होता है? जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? ऐसे लोग जो काफी सालों से किसी कोल फैक्ट्री या इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उनके अंदर क्या होता है? जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें वो जो पार्टिकल से आगे कलेक्ट होते जाते हैं। कौन से पार्टिकल? जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे कॉटन का इंडस्ट्री है तो कॉटन के धागे आते जाएंगे, कलेक्ट होते जाएंगे। कोल इंडस्ट्री है, कोयले की इंडस्ट्री, यहाँ पे कोयले को निकाला जाता है, उसमें कोयले की छोटे छोटे पार्टिकल्स आके कलेक्ट होते जाएंगे। यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऐसे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर ऐसे कलेक्ट होते जाएंगे। और अगर ऐसी पत्थर स्टोन्स की इंडस्ट्री है तो उसमें स्टोन्स आके, तो उससे क्या होगा? हमें पता है जब भी हमारी बॉडी में ऐसी कोई चीज इंटर करती है जो नहीं होना चाहिए नॉर्मल से, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? हमारी बॉडी में क्या आरबीसी डब्ल्यूबीसी आते हैं। डब्ल्यूबीसी एज अ डॉक्टर तो ये क्या करते हैं? इनको खाते हैं, काम करते हैं। और जब ये वर्क करते हैं तो हमने देखा है पिछले नॉर्मल इन्फेक्शन मैकेनिज्म में, जब नॉर्मल इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है? यहाँ पर सिक्रीशन होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या जाते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लामेंट्स आ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। और ये स्वेलिंग यहाँ पर भी ऐसे है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू ये वर्क भी चल रहा है। तो ज्यादा इन्फ्लामेंट्स के कारण यहाँ पे क्या होगा? गांठें बन जाएंगी, सिस्ट बन जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल से हट के हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया है, इसे हम क्या बोल रहे थे? अपना ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये किसको हो रहे थे? किस सिचुएशन में? जब भी कोई इंसान 12 to 20 ईयर्स वर्क कर रहा हो ऐसी इंडस्ट्री में। ठीक है, ये अचानक से ये क्रिएट होने वाले डिसऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम देखेंगे अपने एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है। ठीक है, मतलब ये एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसको अच्छे से क्या क्या है। एल्टीट्यूड मतलब जब भी हम कोई ऐसे रीजन में जाते हैं जो हाई हिलिस्ट एरिया हो, जैसे पहाड़ पे जाना, पहाड़ी साइड में जाना, तो ऐसी जब जगह हम जाते हैं तो हमें ब्रीथिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, जब हम हिली एरिया में जाएंगे तो हमारी ब्रीथिंग की रेट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? ये सब हम देखेंगे। ठीक है, अब आपने पिछले लेक्चर में कुछ नॉर्मल से लो देखे होंगे। जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो हमारा प्रेशर कम होता है, और जब हम भी किसी गहराई में जाते हैं, जैसे पानी के अंदर स्विमिंग करते हैं, गहराई में जाते हैं, तो उस टाइम हम डीप में जाते हैं तो क्या होता है? हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ता है। ये चीज़ तो आपने पिछले क्लासेस में देखे होंगे, क्योंकि ये बेसिक्स होते हैं छोटे। नहीं देखे हैं तो फिर भी आइए देखते हैं हम। देखिए अब हम क्या देखने वाले हैं आज हम देखेंगे एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस। अब एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है? तो देखिए आइए, देखिएगा। अभी जैसे हम जहाँ पर हम रहते हैं नॉर्मल सरफेस है, जहाँ पर प्लेन पर हम अभी ठीक यहाँ पर है प्लेन पर क्या होता है? जब भी कोई बंदा ब्रीथ करता है प्लेन पर, तो एनवायरनमेंट में कितना प्रेशर रहेगा एयर का?
76 या 70 इस टाइप से रहेगा, 760 mm ऑफ HD, 760 mm ऑफ HD क्या रहेगा प्रेशर, कहाँ पर रहेगा ये प्लेन में, किसका प्रेशर, ये एयर का, ठीक है, ये एयर का प्रेशर है प्लेन पर। तो इस सिचुएशन में जो बंदा है वो नॉर्मल ब्रीथ करेगा जैसे हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें कोई हिली एरिया में लेके जाए, मतलब ऊंचाइयों पर लेके जाए, कहाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो सिचुएशन क्या होगी, जब भी हम हिली एरिया में जाएंगे, कहाँ, हिली एरिया में, तो क्या होगा, देखिए अभी हम प्लेन पे हैं तो यहाँ पर हमारा प्रेशर कैसा है, नॉर्मल जैसा होना चाहिए ब्रीथिंग के लिए। यहाँ पर प्रेशर हाई है एयर का, जिसके कारण ज्यादा प्रेशर के कारण लोअर प्रेशर से ये एयर इंटर कर जाएगी, ठीक है। नॉर्मली ब्रीथ की बात हमने बात की थी ना, बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा था ऑक्सीजन का, जिसके कारण वो कम प्रेशर वाले एरिया मतलब लंग्स के अंदर इंटर कर गई थी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम था। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए ये तो नॉर्मल ब्रीथ की बात होगी, लेकिन जब हम हिलिस्ट में जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, तो ऊंचाई के कारण क्या होता है, जो हमारा प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, गिर जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। प्रेशर, किसका प्रेशर गिर जाता है, एयर का। एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है, एयर है, उसका प्रेशर गिर जाएगा। अब इसके प्रेशर के गिरने से क्या होगा, जब हम यहाँ आ गए हैं और प्रेशर गिर गया है, तो हमें क्या कम मिलेगी यहाँ पर, ऑक्सीजन, मतलब हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे अच्छे से, दिक्कत होगी ना जब प्रेशर कम हुआ है, क्योंकि जब प्रेशर एयर में, इन्वायरमेंट में ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, तभी तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आती है कूद के लंग्स के अंदर, बात की थी हमने लास्ट क्लास में। अब यहाँ तो हो गया प्रेशर कम, अब जब प्रेशर यहाँ कम है तो अंदर कैसे जाएगी, बात ये है, ठीक है। तो क्या होता है, ये देखिए, जब भी हम हिलिस्ट एरिया में जाते हैं तो हमारा प्रेशर होगा कम एनवायरमेंट में एयर का, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। तो बहुत से लोगों को क्या होगा, ब्रीथिंग की रेट बढ़ेगी, वो तो नॉर्मल है, ठीक है, ब्रीथिंग की रेट बढ़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन हमें कम मिल रही है। दूसरा, नोजिया, वॉमिटिंग, सांस का फूलना, ये सब सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे हिलिस्ट एरिया में जाने पर। ये तो हमारी क्या कंडीशन है, ये कंडीशन होगी जब हम हिलिस्ट एरिया में जाएंगे। लेकिन अब जो हमें नोजिया हो रहा है, ब्रीथिंग का रेट बढ़ रहा है और वॉमिटिंग हो रही है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हम हिलिस्ट एरिया में चले गए तो अगर ऐसा रहा तो फिर हमें डेथ भी हो सकती है ना, फीवर कंटिन्यू चलता रहा तो देखिए क्या होता है, जब हम हिलिस्ट एरिया में जाते हैं तो हमारी बॉडी का एक सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, किडनी, वो वर्क करती है। कैसे, किडनी तो वैसे ऑल टाइम वर्क करेगी, सारे सिस्टम वर्क करेंगे, लेकिन किडनी के अंदर एक नया मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, इसमें एक सिक्रीशन होता है। देखिए वो सिक्रीशन कौन सा है, जब भी हम हिलिस्ट एरिया में जाएंगे, कहाँ है हम, हिलिस्ट एरिया, पहाड़ी एरिया में, तो क्या होगा, एयर का प्रेशर हो गया कम, एयर का प्रेशर तो कम हुआ तो हमें ब्रीथिंग में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी जो किडनी होगी, किडनी करेगी सिक्रीशन, किसका, एक सिक्रीशन होगा, ये सिक्रीशन क्या करेगा, एक्ट करेगा बोन मेरो पे। इस सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपॉइंट। इरिथ्रोपॉइंट कहेंगे इसे, ये जो सिक्रीशन हो रहा है, इरिथ्रोपॉइंट, ये सिक्रीट होगा और ये एक्ट करेगा बोन मेरो पर, ठीक है। अब बोन मेरो क्या होता है, नाम तो आपने सुना होगा, मैं बोन मेरो, मेरा नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन आखिर ये क्या होता है बोन मेरो। देखिए जो भी हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, सबसे लंबी बोन होती है, उसमें साइड पर एंड में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर जो हमारी बोन्स है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे मतलब जो लार्जेस्ट, नॉर्मल से थोड़ी बड़ी रहेंगी जो बोन, इन बोन्स में क्या होगा, एंड पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, कुछ पोर्स, और इन पोर्स में, एंड पर ये जो पोर्स प्रेजेंट है, इन पोर्स में कुछ सब्सटेंस भरा होगा, एक सब्सटेंस भरा रहता है। इसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इन पोर्स के अंदर जो भरा रहता है, इसे बोलते हैं हम बोन मेरो। क्लियर है, यही है बोन मेरो। आपको समझ में आया बोन मेरो क्या है, बॉडी की जो भी लार्जेस्ट बोन होगी, उसके एंड पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगी, इन पोर्स में कुछ सब्सटेंस है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बोन मेरो, ठीक है। तो जब भी हम हिलिस्ट एरिया में जाएंगे और हमारा एयर का प्रेशर कम होगा, तो जो हमारी किडनी है वो क्या करेगी, सिक्रीशन करेगी, किसका, एरिथ्रोपॉइंट का। एरिथ्रोपॉइंट क्या करेगा, एक्ट करेगा किस पर, बोन मेरो पर। अब इसने बोन मेरो पे एक्ट तो कर दिया, बोन मेरो का फंक्शन क्या है, देखिए हमारी बॉडी में जो बोन मेरो होता है, ये हमारी बॉडी में जो भी जितनी भी ब्लड सेल्स हैं,
ऑल द ब्लड सेल्स का ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। कौन करेगा, तो ये बात आपको याद रखना है क्या, कि जो हमारा बोन मेरो है किसका सिक्रीशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, ब्लड वेसल, ब्लड सेल्स का। आपको ये बात याद रखनी है, नोट, ठीक है, स्टार बना दिया है। क्या बोला है, बोन मेरो क्या करता है, हमारी जितनी भी ब्लड सेल्स है जैसे WBC, RBC और भी जितनी भी ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन कौन करेगा, बोन मेरो। क्लियर है। अब चलो ठीक है, ये ब्लड सेल्स तो ठीक है करता है, लेकिन ये बोन मेरो का अब क्या करेगा इस सिचुएशन में, अभी मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो सिक्रीशन करता है, इन सब चीजों को फॉर्मेशन करता है। तो मतलब अभी जब यहाँ पे हम हीलिस्ट एरिया में गए और किडनी ने सिक्रीशन किया इरिथ्रोपॉइंट का, और इरिथ्रोपॉइंट ने एक्ट किया बोन मेरो पर। अब बोन मेरो को सिग्नल मिल गया कि इसको किस चीज की जरूरत है, इसे फॉर्मेशन करना है किसका, ब्लड सेल्स का। और ब्लड सेल्स क्या है, ब्लड सेल्स क्या है, WBC, RBC। अच्छा, WBC का फॉर्मेशन कब होता है, WBC का फॉर्मेशन तब होता है ना जब हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया इंटर करता है ना। बैक्टीरिया जब भी इंटर करेगा तो हम हमारे ब्लड सेल्स लड़ने के लिए, बैक्टीरिया को भगाने के लिए, हमारी बॉडी से हटाने के लिए उसका फॉर्मेशन होगा। लेकिन अभी किसका सिक्रीशन होगा, आपको कॉमन सेंस लगाइए, हमें हीलिस्ट में आने पर एयर मतलब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने में, मतलब ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और ब्रीथिंग को, जो ब्रीथिंग है किससे रिलेटेड है, ऑक्सीजन, क्योंकि ब्रीथिंग में अपन इनहेलेशन क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग में इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन किस पे आकर बैठता है, बात की थी जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, WBC के ऊपर, ठीक है, सॉरी RBC के ऊपर। RBC में जो हमारा हीमोग्लोबिन उस पे बाइंड होता है ना, फिर ट्रांसपोर्ट होता है। का मतलब क्या हुआ, जो बोन मेरो है वो कौन सी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, RBC का। ये RBC की वैल्यू को बढ़ाएगा, क्यों, एनवायरमेंट में एयर तो कम है कोई बात नहीं, लेकिन RBC की वैल्यू बढ़ने पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन जितनी भी उसको जल्दी से लेगा, बहुत सारी RBC कलेक्ट होके, और जैसे सारी RBC, बहुत सारी RBC हो जाएंगी और कलेक्ट करेंगी ऑक्सीजन को, तो जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो मेंटेन हो जाएगी। मेंटेन होने से हमारी सारी सेल्स को क्या मिलता रहेगा, ऑक्सीजन मिलता रहेगा। क्लियर है। अब देखिए हमारी बॉडी में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बोन मेरो कर रहा है RBC का। RBC का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं जल्दी RBC, मतलब क्या बढ़ेगा, ब्रीथिंग ऑफ रेट बढ़ेगा। पहला तो क्या बोले हमने, क्या लिखते हैं हम, ये आपको क्लियर हो गया, ये आपको अगर क्लियर है तो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कुछ पॉइंट्स। जब भी हम हीलिस्ट एरिया में जाएंगे तो क्या क्या कंडीशन होंगी, पहला तो होगा क्या, जो हमारा किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, बोन मेरो। देखो यहाँ पे देखिए, जब हीलिस्ट एरिया में जाएंगे किडनी सिक्रीशन करेगा इरिथ्रोपॉइंट का, इरिथ्रोपॉइंट एक्ट कर रहा है बोन पर, ठीक है। बोन पर जैसे इसने एक्ट किया तो बोन पे मतलब बोन मेरो पे एक्ट किया तो इसने किसका फॉर्मेशन किया, ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल्स में किसका फॉर्मेशन कर रहा है, किसका प्रोडक्शन कर रहा है, ये RBC का। तो प्रोडक्शन ऑफ RBC, प्रोडक्शन ऑफ RBC, क्लियर। अब दूसरा क्या है, पहला तो उसने RBC का प्रोडक्शन कर दिया, मतलब RBC तो मिल गई इसे। अब जब RBC ज्यादा हुई है बॉडी में, RBC की क्वांटिटी बढ़ी है, का मतलब ऑक्सीजन जल्दी गेन कर रहे हैं, मतलब इनहेलेशन जल्दी हो रहा है। इसका मतलब क्या, रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ रहा है, ठीक है। ब्रीथिंग का रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इंक्रीज। क्लियर है। सेकंड तो हमारा क्या होगा, ये कंडीशंस है क्या, जो हम हीलिस्ट एरिया में जाएंगे तो ये होगा, क्या होगा हमारा, एक तो प्रोडक्शन ऑफ RBC इंक्रीज होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इंक्रीज, रेट ब्रीथिंग का जो रेट हो वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा, देखिए नॉर्मली तो बात हो गई, हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लासेस में, देखा था कि जो हमारा ऑक्सीजन है बाइंड हो जाता है किस पे, हीमोग्लोबिन पर। देखिए जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो किस पे बाइंड होता है, हीमोग्लोबिन पर। और हीमोग्लोबिन की हर एक हीमोग्लोबिन की पार्टिकल पे हमारे 4 पार्टिकल्स ऑक्सीजन के आके कलेक्ट होते हैं, बाइंड होते हैं, ठीक है। अब 4 पार्टिकल्स में से चारों ही मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना हमारी हीमोग्लोबिन दे देती है सेल्स को या टिश्यू को, देती है क्या,
नहीं देती है ना, क्यों? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा लगाव होता है ऑक्सीजन से। किसको? हीमोग्लोबिन को। तो वो हीमोग्लोबिन क्या करती है, एक ही मॉलिक्यूल्स देगी 4 में से। लेकिन अब इसने ऐसा किया तो सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अब देखिए जो हीमोग्लोबिन है हमारा, जिसमें 4 हीम होते हैं और इसमें ग्लोबिन चेन होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। 4 हीम और बीच में क्या होते हैं, आयरन, Fe। जो 4 ये होती है हमारी चेन, ये जो होती है इन्हें अल्फा चेन बोलते हैं और इसे बीटा बोलते हैं। कि आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये मत सोचिएगा ये क्या नई बात हो गई जो मैं बताया था। अब पता चल गया तो आपको याद करना है, जो ऊपर वाली चेन है इन्हें अल्फा बोलते हैं, बीटा, ठीक है। क्लियर है? तो ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो गया। क्या होता है, हर एक हीमोग्लोबिन पर ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन ये प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के ऊपर। बात की थी हमने लास्ट टाइम। तो आरबीसी के ऊपर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और यहाँ पर आता है क्या, ऑक्सीजन। कहाँ से? लंग्स से। तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपके अटैच हो जाएंगे यहाँ पर 4 में से। अब जब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात आएगी, ये क्या है, टिश्यू। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात आएगी तो हमने क्या देखा था, नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसमें ऑक्सीजन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल यहाँ जा रहा था और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये हीलिस्ट एरिया की बात है, कहाँ पर, हीलिस्ट मतलब जहां पर हाइट ज्यादा होगी। इस टाइम पे क्या होगा, हमारी बॉडी कुछ ऐसा मैकेनिज्म करेगी, जो हीमोग्लोबिन है इसके बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ थोड़ा कम हो जाएंगे, मतलब इसका लगाव इस एरिया में कम हो जाएगा ऑक्सीजन से। तो जैसे इसका हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से लगाव कम हुआ तो ये ऑक्सीजन को गेन किया था उसको डिक्रीज करने लगेगा। अपना मतलब जो ऑक्सीजन को पकड़ के रखने का सब परसेंट था वो लो होता गया, बॉन्ड कम होते गए। तो ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी टिश्यू तक पहुंचाने का बात यूं आ गई कि किसने हमारी बॉडी में आरबीसी की वैल्यू बढ़ा ली, क्वांटिटी बढ़ा ली। आरबीसी की क्वांटिटी तो बढ़ गई, अब लेकिन ये तो चलो बढ़ गई, लेकिन एयर में तो इन्वायरमेंट में तो एयर कम है ना, इन्वायरमेंट में एयर कम है लेकिन आरबीसी की क्वांटिटी बढ़ गई है। तो हमारी बॉडी ने क्या मैकेनिज्म किया, इसने मैकेनिज्म किया कि जितनी भी आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन को सारी टिश्यू या सेल्स में सप्लाई करेंगी। क्लियर है? तो ये तो हमारा मैकेनिज्म हो गया। अभी हमें नॉर्मल कंडीशन में पता था कि ऑक्सीजन जो है वो आसानी से नहीं दूर होती है किसी हीमोग्लोबिन से, लेकिन जब हीलिस्ट हो जाएंगे तो हमारी बॉडी ऑलरेडी उससे अपना बॉन्ड कम कर देगी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बॉन्ड हो जाएंगे कम और सारी सेल्स और टिश्यू तक ऑक्सीजन इजीली सप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? तो तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने देखा है, देखिए किसका बॉन्ड वीक हो रहा है, हीमोग्लोबिन का वीक हो रहा है बॉन्ड किसके साथ, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो एफिनिटी ऑफ Hb for ऑक्सीजन इज डिक्रीज। एफिनिटी ऑफ Hb मतलब हीमोग्लोबिन फॉर किसके लिए, ऑक्सीजन, डिक्रीज हुई है ना ऑक्सीजन के लिए। 3 आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब भी कोई बंदा हीलिस्ट एरिया में जाता है तो उसके संग ये कंडीशंस फॉलो होती हैं। क्लियर है? ये तो हमारी बात हो गई एल्टीट्यूड सिकनेस की। जब एल्टीट्यूड बढ़ता है हम ऐसे रीजन में जाते हैं जहां पर क्या होता है, हाई होता है, हीलिस्ट एरिया होता है, तो वहां पे कोई भी बंदा जाता है तो उसका जो हमारा ब्रीथिंग का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब वो जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करने लगता है। कारण क्या है, क्योंकि एयर प्रेशर कम हो जाता है, एयर के प्रेशर के कम होने से ब्रीथिंग का रेट बढ़ जाता है। ब्रीथिंग का रेट कब बढ़ता है, क्योंकि किसका प्रोडक्शन बढ़ता है, आरबीसी का। आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है, क्योंकि जो हमारी किडनी है वो सिक्रीज करता है इरिथ्रोपॉइंट का, और इरिथ्रोपॉइंट एक्ट करता है बोन मेरो पे, और बोन मेरो का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ब्लड सेल्स मतलब डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज का फॉर्मेशन करना, इसकी वैल्यू या क्वांटिटी को बढ़ाना। तो बोन मेरो ने क्या किया, आरबीसी की क्वांटिटी को बढ़ाया, और आरबीसी की क्वांटिटी बढ़ने पर ऑक्सीजन गेन जल्दी होने लगा, हमारी बॉडी में सप्लाई जल्दी होने लगा, जिसके कारण ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, ब्रीथिंग रेट बढ़ने से क्या होता है, अब ऑक्सीजन तो ज्यादा आ गई है, सप्लाई भी जल्दी जल्दी करना है, जो नॉर्मली हमारी रेट थी ऑक्सीजन को दूर करने की हीमोग्लोबिन से वो बढ़ जाएगी, मतलब इफिनिटी बढ़ जाएगी किसकी, हीमोग्लोबिन की, किससे, डिक्रीज करने की ऑक्सीजन को। क्लियर है आपको? तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड सिकनेस। तो आई होप कि आपको एल्टीट्यूड सिकनेस बहुत अच्छे से समझ में आया है
और फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। अब देखिए दूसरी डिसीज क्या है हमारी, बैंड। बैंड क्या होता है, ये बहुत सिंपल सा है, ये आप केमिस्ट्री में भी देखा होगा आपने ये चीज, जिसे हम हेनरी लो के नाम से जानते हैं। हेनरीज लो क्या बोलता है, जब भी हम, ये तो बात हो गई कहाँ, एल्टीट्यूड, मतलब जब हम हिलेस्ट एरिया में जाएंगे। और बैंड क्या होता है, जब हम गहराई में जाएंगे, डीप में जाएंगे, ठीक है। तो डीप में जाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए हमारा ये फोर्थ डिसऑर्डर था। फर्स्ट था अस्थमा, सेकंड था हमारा एम्फिज्मा एंड थर्ड था हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और फोर्थ है हमारा, क्या है फोर्थ, जो हमने अभी देखा एल्टीट्यूड सिकनेस। अब हमें देखना है बैंड। क्या देखना है हमें, बैंड। तो आपने देखा होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, जो समुद्र या नदियों में डुबकी लगाते हैं, अंदर तक नीचे जाते हैं, गोताखोर कहते हैं जिन्हें, वो क्या करते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं। आपने देखे होंगे अगर तो पीछे बैक साइड पे एक सिलेंडर, एयर सिलेंडर लेते हैं और उसको कहाँ लेके जाते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, जब भी हम अब वाटर के अंदर जाते हैं, अभी तो हमने क्या देखा था, हिलिस्ट एरिया में जाते हैं, और हिलिस्ट एरिया में जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो हमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन अब क्या होता है, नॉर्मल में हमारा प्रेशर, एयर प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg, ये हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है। जब भी लेकिन कोई पर्सन कहाँ जाएगा, वाटर के अंदर जाएगा, किसको लेके जा रहा है, ये लेके जाएगा अपने पीछे सिलेंडर को। ये क्या है, ये चीटी नहीं, आप चीटी नहीं समझेंगे इसे, ठीक है। ये एयर सिलेंडर है, एयर सिलेंडर, ठीक है। जब भी कोई एयर सिलेंडर लेके नीचे जाएगा, जैसे जैसे हमारी गहराई बढ़ती जाएगी, डीप में जाता जाएगा, क्या होगा, एयर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और जब भी हेनरी लो क्या बोलता है, जब भी एयर प्रेशर बढ़ता है, मतलब एयर का प्रेशर बढ़ने लगता है, तो हमारा जो गैसेस का सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में ज्यादा होती जाती है, मतलब सॉल्यूट होती जाती है गैस वाटर में, ठीक है। तो आपने ये तो देखा होगा, एनवायरमेंट में हमारी 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और 21% क्या है, ऑक्सीजन। तो अभी तो 92% ऑक्सीजन है एयर में, लेकिन क्या वो अभी हमारी बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो रही है, नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा प्रेशर नॉर्मल है। लेकिन जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, कहाँ, वाटर के अंदर जाते जाएंगे, तो हमारे प्रेशर जो है, प्रेशर वो क्या होता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। और प्रेशर के बढ़ने से क्या होता है, हेनरी लो बोलता है कि गैस की लिक्विड में क्या बढ़ती है, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी बढ़ती है किसकी, गैस की लिक्विड में। कब, जब हम नीचे जाते हैं, गहराई में जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है, तो ये चीज होती है, ठीक है। तो अब ये तो नॉर्मल बात हो गई, गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, तो क्या होता है, जो हम एयर में क्या ले रहे हैं, साथ साथ नाइट्रोजन ले रहे हैं, गहराई में जाने पर वो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व होती जाएगी। कहाँ डिसॉल्व होगी, देखिए। और अगर ये और भी गहराई में जाता है बंदा, तो क्या होगा, ये अगर मान लीजिए इसकी ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स में किसकी सॉल्युबिलिटी होगी, N2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, मतलब सॉलिड होता जाएगा ये ब्लड में। अब ये ब्लड में सॉलिड होगा, और ब्लड में ये कहाँ पे जाके बैठ जाएगा, फैट के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन को फैट बहुत पसंद होता है, फैट के अंदर जाके बैठ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हुई नॉर्मल अंदर के अंदर, लेकिन जब ये बंदा अभी ऑल टाइम नीचे गया है, तो बैठेगा तो नहीं, वापस आएगा वाटर में से। जो भी गोताखोर होते हैं वो नीचे जाते हैं, उसके बाद बाहर भी तो आते हैं वापस पानी से ऊपर। तो अब जब ये पानी से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। और जैसे ही प्रेशर कम होगा, तो अभी जो नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी बढ़ी थी किसके साथ, वाटर के साथ, वो धीरे धीरे कम होगी। और उसकी सॉलिबिलिटी कम होने से वो कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल से डायरेक्ट आएगा ब्लड में, और ब्लड से क्या आएगा, स्किन के ऊपर। स्किन के ऊपर क्या, बबल्स के फॉर्म में आ जाएगा। बबल्स आपने देखा होगा, जो भी गोताखोर है नीचे जाते हैं और वो पानी से बाहर आते हैं एकदम से, मतलब स्पीडली आते हैं, तो अचानक से हाई प्रेशर से उनका प्रेशर लो होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर होने के कारण जो नाइट्रोजन जो इंटर किया है हमारे ब्लड में, डिसॉल्व हुआ है, वो बबल्स के फॉर्म में हमारी स्किन पे आ जाता है। और ये बबल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अगर ये स्पीड में आया ऊपर,
स्पीड में ऊपर आने से जो इसकी स्किन है, इसमें जो नाइट्रोजन है वो बाहर आके एक्ट करेगी और बबल्स बना लेगी। क्या बना लेगी? बबल्स। और ये बबल्स जो होते हैं कैसे होते हैं? पेनफुल होते हैं। पेनफुल मतलब इतना खतरनाक पेन होता है इनका कि मतलब डेथ भी हो सकती है, और जॉइंट पेन भी करते हैं ये। क्लियर है? तो जब भी अगर आप गहरे पानी में जाते हैं और वापस आपको ऊपर आना है, तो अगर आप यहाँ है, यहाँ से आप यहाँ आइए, थोड़ी देर रुकिए ताकि प्रेशर थोड़ा कम हो, फिर उसके बाद फिर आइए, फिर रुकिए, फिर प्रेशर कम हो थोड़ा, फिर रुकिए, फिर प्रेशर कम हो, फिर रुकिए। तो फिर इस सिचुएशन में आपकी बॉडी पे, स्किन पे बबल्स नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप स्पीडली हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में आएंगे तो आपकी पूरी बॉडी में जो नाइट्रोजन है बबल्स क्रिएट कर देगी, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा और आपको किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर्स या डेथ भी कर सकता है आपकी। क्लियर है? तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है थोड़ा। ठीक है? तो ये जो हमारा डिसऑर्डर है ये बैंड हो गया। आई होप आपको हमने 5 डिसऑर्डर देखे हैं वो क्लियर हो गए हैं। ठीक है? जो भी नहीं हुआ है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, हम फिर से अपनी क्या रिवीजन क्लास लगा लेंगे। ठीक है? और अगर समझ में आया तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।